देखिए, पार्लियामेंट हैव पावर टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, बाइफरकेट द स्टेट, बट सब्जेक्ट टू द कनकरेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट। वहाँ बाकी स्टेटों में तो विल चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से जिनके लिए आप कर रहे हैं उनसे तो पूछा, किससे पूछा गया? किसी से नहीं पूछा गया। कनकरेंस कहाँ है? हमारे पास हाउस नहीं था, कुछ नहीं था। गवर्नर साहब उन्होंने खुद ही लगाए थे, खुद ही से पास करके वापस भेज दिया। हाँ जी, हो गया। मुझे लगा कि वाकई जो गवर्नमेंट इस वक्त बनी है उनको बड़ा एहसास है कि लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो उन्होंने अपने उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर लिया। हम चाहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस आ जाए जम्मू कश्मीर को। अभी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी खोलेंगे तो आपको आर्टिकल 370 वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हमें कहीं से राहत तो मिले। जिस मुसीबत में और जिस दलदल में जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग फंसे हैं, कैसे निकाला जाएगा इनको इस मुश्किलात से। जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा है। दफा 370 का रेजोल्यूशन जब पास किया गया और उसके बाद आपने देखा किस तरह जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और जो असेंबली के अंदर हंगामा हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन इस दफा 370 के हवाले से अहम जानकारियां क्या हैं वो हम आपके साथ आज साझा करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर हुसैन साहब, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इसके पेटिशनर भी हैं और कुछ लोग भी बचे हैं जिन्होंने रिव्यू किया है, आपके और भी साथी हैं, क्या रास्ते बचे हैं दफ़ा 370 के लिए? अब आप लगातार इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी जो हंगामा असेंबली के अंदर है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जो असेंबली में पहले वहीद पारा साहब ने इस रेजोल्यूशन को लाया। खैर, अब जो है अपने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जो जम्मू से है, डोगरा है, और हमारे मतलब हिंदू भाई के जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बिल लाई हैं। उनको भी रियलाइज़ हुआ। इससे ये हमें बड़ी खुशी हुई है कि जम्मू के लोगों को भी ये रियलाइज़ हुआ कि जो आर्टिकल 370 जो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो हमें गारंटी दी गई है जम्मू कश्मीर को, और हमें ऑटोनॉमी दी है मैक्सिमम एरियाज़ में, जो जम्मू कश्मीर के जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के जो हमारे पास सारी चीज़ें थी। हमारे पास अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना पैनल कोड था, वो आर्टिकल 370 में सारी चीज़ें मौजूद थी जी। तो बहुत से लोगों ने इस पे काफ़ी बहस हुआ, बहुत से प्रोग्राम्स हुए, सेमिनार्स हुए, तो लोग भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं ये आर्टिकल 370 फाइनली है क्या। देखिए, जो अब पहले मैं वहाँ पे की तरफ आ रहा हूँ कि जो बिल लाई है, इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया स्पीकर साहब ने, उनको स्पीकर का तो रोल है कि जहाँ मेजॉरिटी आपको जो पास करते हैं, उसने वोट मांगा, वोट मेजॉरिटी से पास हो गया, तो बहुत अच्छा इक़दाम है। जम्मू कश्मीर के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिनकी अभी सरकार है, तो हम भी उनका बड़ा वेलकम करते हैं कि उन्होंने फाइनली तौर पर रियलाइज़ हुआ सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे 2019 से, तो हमने भी जितनी कोशिश हमसे की गई है, हमने जितनी कोशिश की है, तो वो आपको सामने है। खैर, आपने देखा कि हमने एक बड़ी कोशिश की है कि आपके जम्मू कश्मीर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, उसमें तो जो इलेक्शन है और आपका स्टेटहुड का जो इशू है, इस वक्त तो कम से कम तो लोग तो बात करने के लिए लायक तो है जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त असेंबली में जो ये हंगामा मचा है, लोगों के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या इस असेंबली से दफ़ा 370 आएगा, क्या इस रेजोल्यूशन से आएगा, और जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इसके मुतालिक लोगों को बताइएगा। देखिए, जो अभी रेजोल्यूशन पास हुआ, पहले मैं वहाँ बात करता हूँ। रेजोल्यूशन पास हुआ, इसका ये मकसद हुआ कि जिन को लोगों ने वोट दिया, चाहे जम्मू से जो अभी जो है सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, या वो जावेद राना साहब है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, या और भी जो इंडिपेंडेंट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर गए पार्टी से, और कश्मीर से खासकर जो एक मेजॉरिटी ने वोट दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनको ये रियलाइज़ हुआ
कि लोगों ने उनको, क्योंकि उन्होंने लोगों पे अपना कहा था कि हम आर्टिकल 370 पर बात करेंगे, हम इस पे कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी एक्सपेक्टेशन थी कि हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हाउस में भेजा वो बात करेंगे। और आज मुझे लगा कि वाकई जो गवर्नमेंट इस वक्त बनी है उनको बड़ा एहसास है कि लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो उन्होंने अपने उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर लिया। उनका जो काम बनता था जो असेंबली में, उन्होंने अपना रोल निभा लिया। आप पटिशनर हैं और आपके साथ अगर मैं बात करूं तो मुज़फ़्फ़र शाह साहब हैं, महबूबा मुफ्ती जी है, मुज़फ़्फ़र ख़ान इकबाल साहब हैं, और भी शायद कोई एक और साथी आपके पास है, वो तारिक गामी साहब हैं। वो इंटरवेंशन है उनका, और आपका पटिशनर जो है वो आखिरी बची है शायद वो पटिशन है। कब आप जा रहे हैं उसके लिए अब? देखिए, 2019 में हमने इसको हमारा जो ये आर्टिकल 370 को जो पार्लियामेंट के थ्रू जो इसको मैं क्या कहूँ ख़त्म कर दिया गया, तो हमारे पास ऑप्शन बचा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो उस वक्त अपने सारे लोग थे, बहुत से पटिशनर्स थे उस टाइम जिन्होंने अप्रोच किया, और ख़ासकर वो पटिशनर बन गए। तो 2019 से हमने लगातार परस्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली तौर पर पिछले साल जो है कोर्ट ने मान लिया कि हाँ जी ठीक है, हमने अपनी जितना आर्ग्यूइंग काउंसिल खड़ा करना था कर लिया। तो जो भी आर्ग्यूइंग काउंसिल खड़ा हुआ, जिसमें जितने भी पटिशनर्स हैं उनने अपना बराबर रोल निभाया। हमने भी, हमारी जो कोशिश थी कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी हमारे ऊपर कि आप जो है पटिशनर बने हैं तो इसको आप प्रॉपरली जो है आगे इसको परस्यू कर लीजिए। तो हमने परस्यू कर लिया। उसके बाद अभी आप देख लिए हैं कि जो अभी इलेक्शन हुए या अभी स्टेट की बात हो रही है, और अभी आपने देखा कल नहीं परसों के जो है जब खुतबा एलजी साहब का खुतबा आया, तो उसमें एलजी साहब ने भी ये कहा कि मेरी सरकार जो है वो स्टेट के लिए कोशिश करेगी। तो हमें भी ये चीज़ की खुशी है कि स्टेट, आपको पता है स्टेट के पावर होते हैं, स्टेट ऑटोनॉमी होती है, स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब जानते हैं। आजकल तो लोगों को सारे अवेयर है हर चीज़ से। तो हमें भी बड़ी खुशी है कि चलो स्टेट के लिए अब हम तो बात कर सकते हैं। बाकी रहा आर्टिकल 370 का जो मामला पड़ा है, जो भी आप रेजोल्यूशन का जो बता रहे हैं, इसमें हमारे पास देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो है हम लोग जो कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब हमने रिव्यू ले लिया। जब ऑनरेबल कोर्ट के जो जज में हम तो रिव्यू ले लिया। रिव्यू में हम लोग थे 4-5 लोग थे, मैं था, मतलब उसमें मुज़फ़्फ़र शाह साहब थे, तारिक गामी साहब थे, महबूबा मुफ्ती जी थी, और ये मुज़फ़्फ़र इकबाल ख़ान साहब थे। हम इन लोगों ने रिव्यू ले लिया। तो रिव्यू का भी बाद में जो है उनका आ गया, बेंच ने सुन लिया, उन्होंने वो अपने कोर्ट में ही सुना उन्होंने। तो उसका भी आ गया कि उन्होंने एज़ इट इज़ जो रखा, जो जजमेंट आई उसको एज़ इट इज़ रख लिया। तो अब हमारे पास आपका सवाल था कि हमारे पास क्या रास्ता बचा है। देखिए, रास्ते होते हैं, हर चीज़ का रास्ता होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि आपके पास ये रास्ता बचा है, ये रास्ता बचा है। एक रास्ता और है जो एक लास्ट ऑप्शन है, जिसको हम क्यूरेटिव पिटीशन कह रहे हैं जी। तो वो हमारे पास ऑप्शन बचा है, हम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकली तौर पर अगर ये इसमें कामयाबी होती है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी इस वक्त जो है जो गवर्नमेंट जो इस वक्त जो इन्होंने अपनी बिल लाई है, अपने पॉलिटिकली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छे से डील हो जाए, और हम चाहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस आ जाए जम्मू कश्मीर को। देखिए, आर्टिकल 370 एक्चुअली है क्या? हाँ, ये लोग जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आर्टिकल 370 है क्या। और आप चूँकि आप एक लंबी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, और हमने आपका देखा जो फाइल भी आपने हमको दिखाई थी, उसमें भी हमने पढ़ा, तो काफ़ी वो 500-600 पेजेस की वो लंबी फाइल है। लेकिन लोग भी जानना चाहें, अगर सिंपल भाषा में बताएं लोगों को कि ये आर्टिकल 370 है क्या, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको मिला है। उस जो आर्टिकल 370 है उसमें जो आपको स्पेशल स्टेटस का जो गारंटी दी गई है जम्मू कश्मीर स्टेट को, और आपको कुछ एरियाज़ में
आपको ऑटोनॉमी दी गई है आपकी स्टेट को, उसमें आप जो है मतलब आपके लैंड है, आपका जॉब है, आपका लैंड है, जॉब है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके ये बदकिस्मती हम आगे बता दूंगा आपको, जो हमारे मिनरल्स हैं, हमारे रिसोर्सेज है, जो सारा आपके जो अपने स्टेट के अंदर जो है वो आपके पास होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए। जो हमने अब देखिए जब हम फेडरलिज्म में पढ़ते हैं तो फेडरल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो दोनों जो ये एक चीज़ का ये है, ये फेडरलिज्म हमें बता रहा है। दूसरा जो हमें जो हमारे ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो उस वक्त इस पर उन्होंने जो आर्टिकल 370 को उस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। आप देख भी सकते हैं, आज भी वो मौजूद है वहाँ, अभी वहाँ से हटाया नहीं गया। अभी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी खोलेंगे तो आपको आर्टिकल 370 वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त भी। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो मैट नहीं हुई थी, तो हमारी जो हमारे 75 मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारे जम्मू कश्मीर की, उसमें से एक में मिला भी था वो 4 साल पहले 19 में कृष्णदेव सेठी है। उनसे मैंने कई चीज़ें पूछी हैं इसके आर्टिकल 370 के रिलेटेड। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बड़ा सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया कि हमारा क्या मकसद था आर्टिकल 370 को। क्योंकि अब देखिए ये जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, ये इस स्टेट में ये क्या वजह हुआ, कैसे हमने जो है इंडिया के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ उसके वो एक बड़ा उसका बैकग्राउंड आपको पता ही है कि वो सब लोग जानते हैं क्या चीज़ें हैं। आर्टिकल 370 में हमें जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, ये 3 चीज़ें उनके पास है, बाकी सारी ऑटोनॉमी हमारी स्टेट के पास थी जी। लेकिन जो आर्टिकल 370 का जो अनफॉर्चुनेट मैं इसको कह सकता हूँ कि जो 1953 के बाद, जब 1953 में आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद बख्शी साहब बने, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद सादिक साहब और बहुत लोग आए थे, जो सादिक साहब कुछ टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो एकदम जो है जो पहली अमेंडमेंट आपको की गई है उस टाइम, जो चीफ आपको गवर्नर लाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर लाया गया। तो फिर वक्त के साथ जो चीज़ें बदल गई और मैक्सिमम सेंट्रल लॉज को एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर पर, जिससे जो जम्मू कश्मीर की जो ऑटोनॉमी थी वो तार हो गई। मुझे नहीं लगता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या ज़रूरत थी इसको ये चीज़ें करने की। आप देखिए जब आप 5 अगस्त तक पहुँचे, तो 5 अगस्त में जो है उसमें पार्लियामेंट ने पास कर लिया कि भाई आर्टिकल 370 जो है वो टेम्परेरी प्रोविज़न था और इसलिए को रिमूव कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, हमने जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, सही से समझ लिया है, उसमें देखिए पार्लियामेंट हैव पावर टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, बाइफरकेट द स्टेट, बट सब्जेक्ट टू द कनकरेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट। वहाँ बाकी स्टेटों में तो विल चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से जिनके लिए आप कर रहे हैं उनसे तो पूछा, किससे पूछा गया? किसी से नहीं पूछा गया। कनकरेंस कहाँ है? हमारे पास हाउस नहीं था, कुछ नहीं था। गवर्नर साहब उन्होंने खुद ही लगाए थे, खुद ही से पास करके वापस भेज दिया, हाँ जी हो गया। ये बदकिस्मती हो गई हमारे स्टेट के अंदर। तो चलिए आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, लोग इस चीज़ के लिए बेताब जानने के लिए हैं कि अब जो आर्टिकल 370 या 35A है, असेंबली में आज जो हंगामा है, पहले भी आपने इसके वजाहत से बात की, अब इसका आगे क्या होने वाला है? आप जो लड़ाई लड़ रहे हो और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर ये तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया, अगर इस तरह की 1 लाख रेजोल्यूशन भी लेकर के आएंगे तो भी आर्टिकल 370 जो है वो कभी वापस नहीं आएगा। देखिए, जब आर्टिकल 370 को लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से तो मिला नहीं आपको, बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। उस वक्त भी एक जो है पॉलिटिकली तौर पर दोनों तरफ से बातचीत हुई जी। बगैर बातचीत तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। नहीं। उस वक्त बातचीत हुई
जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ से जो उस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो लोग थे, उन्होंने आपस में बात की है। शेख साहब थे वहाँ से, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बातचीत से सारी चीज़ें, सारे दरवाजे रास्ते निकल जाते हैं। इसी तरह वो तो बातचीत से बना, बातचीत में आप किसी नतीजे पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशंस जो उस वक्त जो फ्रेम किए गए, जो महाराजा ने भी 35A महाराजा ने जो है, जब बाहर के लोग, पंजाब से लोग यहाँ आ रहे थे तो वो यहाँ जॉब्स ले रहे थे, तो उस वक्त जो जम्मू के हमारे डोगरा भाई थे, उन्होंने महाराजा को कहा कि जनाब ये हो रहा है तो ये सारे हमारी जॉब्स खाएंगे, हमारी लैंड खा जाएंगे, आप कुछ कर लीजिए। तो महाराजा ने ऑर्डिनेंस लाया जो 35A की सूरत में आपके सामने मौजूद है। तो महाराजा ने वो लाया, तो उससे जो उनके क्यों किया, अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए किया कि इनके जो जॉब्स है, इनके जो राइट्स है, ये पामाल ना हो। बिल्कुल, यानी लोगों को उनके माल, उनकी ज़मीन, उनकी जॉब जो है वो सिक्योर रहे। है भी हर स्टेट में ऐसी, जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट नहीं है कि जिनको ये ऑटोनॉमी हासिल है। ये तो आपका हिमाचल पास में है, आप वहाँ इस तरह डायरेक्टली ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप वहाँ जॉब नहीं, लेकिन और भी स्टेटें हैं, आप जो है आप यहाँ से नागालैंड को जाइए, आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, इवन कि वहाँ को कोई कम्युनल लॉज आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। बहुत से स्टेटों को है। अगर आप अमेरिकन जो है उन अमेरिका को देखेंगे तो 50 स्टेटें हैं, तो कोई आप जो 50 स्टेट है वो अपने हिसाब से अपने स्टेटों को चला रहे हैं। तो जो DC वाशिंगटन, उनका कोई इंटरफेयर नहीं है भाई। तभी तो मैंने फेडरलिज्म की बात की जी, कि आपको देखिए जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जो सेंटर के पास नेशनल इश्यूज़ होते हैं कि कैसे बाकी जो नेशनल इश्यूज़ को डील किया जाता है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। लेकिन स्टेट के पास जो ऑटोनॉमी होती है, वो स्टेट के लोगों को देखना ना, उनके रिसोर्सेज को, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिए हैं, वो आप छीन नहीं सकते। जब आप उनके राइट्स को पामाल करने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। आप बहुत लंबे वक्त से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं आपने इस हवाले से अभी तक जो है वो अटेंड की है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपने इस हवाले से डिस्कशन भी किया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या है वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इस समय जिस चीज़ की लोग उम्मीद कर रहे हैं, आप उसको अब किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले कल में अगर मरकज़ की जानिब से ये नहीं मिलता है तो किस तरह के हालात जो हैं वो बन सकते हैं? देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि लोग जहाँ आपके पास ऑटोनॉमी है, आपके पास सारी चीज़ें थी, आपके पास सरकार अपने हिसाब से होती है, जम्मू से भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, कश्मीर से भी रिप्रेजेंटेटिव होते, अपने लोगों को आप देखिए 2019 से पहले भी आप देखिए लोग, हालांकि बड़ी आपको देखा कितने हालात बिगड़ चुके थे जो 1990 में, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा लोगों को भी राहत मिलने लगी हैं, सरकारें बनने लगी हैं, सरकारें चलने लगी हैं, लोगों को रोज़गार मिलता रहा, बोर्ड बाकी डिपार्टमेंट्स पोस्टें निकालते रहे, लोगों को रोज़गार मिलता रहा, इस तरह से लोगों को राहत मिलती रही। लेकिन बदकिस्मती से जो 2019 5 अगस्त वाला जो मामला हुआ है, उसमें आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बिल्कुल आपको उनको तार किया गया है, आपके पास पावर नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो उस सूरत में लोगों के पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा, लोग चुप हो गए। आप देखिए इवन कि मैंने कश्मीर में हालात देखे, कोई आर्टिकल 370 पर बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि नहीं बात करो, कौन रोक रहा है, बात करने से कोई नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हम कह रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हमें कहीं से राहत तो मिले। जिस मुसीबत में और जिस दलदल में जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग फंसे हैं, कैसे निकाला जाएगा इनको इस मुश्किलात से। तो कश्मीर के लोग और जम्मू के हमारे लोग भी चाहते हैं कि हम सिक्योर हो। पहले हमारे फ्यूचर जनरेशन का मसला है, फ्यूचर जनरेशन का देखिए, फ्यूचर जनरेशन का मसला है। फ्यूचर जनरेशन
अगर हमारी सेफ नहीं होगी, अगर इनके पास रोज़गार नहीं होगा, इनके पास कोई हमारे पास वसाइल नहीं होंगे, तो हम हम कैसे अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? कल हमें वो पूछेंगे कि जो हमारे पहले से लोग थे उन्होंने कोशिश नहीं की। तो हमने वो कोशिश की है, और इस वक्त हमें ये भी खुशी है कि जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो उमर साहब की गवर्नमेंट ने जो इस वक्त जो इनिशिएटिव उठा लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमें ऐसे ये हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि अगर पॉलिटिकली तौर पर भी बातचीत की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत अपना थैंक यू सो मच देने के लिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब बातचीत कर रहे थे आर्टिकल 370 के हवाले से। उन्होंने इस रेजोल्यूशन जो आज असेंबली में पास हुआ, इस हवाले से भी बातचीत की, और जो अब आगे ये किस तरह से और इस हवाले से आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से जाएंगे, चूँकि एक पटिशन जो है वो बची हुई है इनके पास, और भी आगे इनके साथ बहुत जल्द फिर से मुलाकात करेंगे एक और एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।